बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैकेनिक्स 2 में हम डिस्कस करेंगे द स्टेबिलिटी ऑफ स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा लीनियर मोमेंटम के लिहाज से या ट्रांसलेशनल मोशन के लिहाज से, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है या किसी लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। फ़र्ज़ करें आप ही हैं और आप भाग रहे हैं। अच्छा, अगर आप भाग रहे हैं तो आपका कोई ना कोई मोमेंटम होगा, क्योंकि आपका मास भी है जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और आपकी वेलोसिटी है जिसको हम वी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका मोमेंटम जो है लीनियर मोमेंटम p इज़ इक्वल टू एम वी से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सही है। अच्छा, क्योंकि मोमेंटम एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है वेलोसिटी की वजह से, तो अगर आप पे कोई फोर्स अप्लाई होती है, जैसे कि अगर आप भाग रहे हैं तो अगर तो आपको सामने से आप पे कोई फोर्स अप्लाई होगी तो ये फोर्स क्या करेगी, ये फोर्स आपके मोशन को स्लो डाउन करने की कोशिश करेगी। और अगर आप पे यही फोर्स जो है उसी डायरेक्शन में अप्लाई होती है जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है, यानी कि आपके पीछे से फोर्स अप्लाई होती है, तो डेफिनेटली आपको एक एक्स्ट्रा जर्क मिलेगा जो आपके मोमेंटम में इजाफ़ा करेगा और ये इजाफ़ा जो है आपके गिरने की वजह बन सकता है। लेकिन अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो फिर पीछे से दिया गया पुश जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि पुश देने वाला बंदा या फोर्स अप्लाई करने वाला एजेंट जो है उसको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा आपके साथ इंटरेक्शन के लिए। तो इसलिए जब तक वो आपके साथ इंटरेक्ट करेगा, यानी कि जब तक वो आपको पूरी तरह से पुश देने की कोशिश करेगा, तब तक आप जो है आगे जा चुके होंगे। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे आप जो है वो मौजूद नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो फोर्स जो है वो एडअप नहीं कर पाएगी मोमेंटम, या बहुत कम इम्पल्स जो है वो अफेक्ट करेगा। अच्छा, अगर फिर फोर्स किसी एंगल से आप पे अप्लाई हो रही है, ठीक है, फ़र्ज़ करें फोर्स जो है वो इस तरफ से आप पे, यानी कि एक साइड से अप्लाई हो रही है, इसे ऐसा ना समझिएगा कि फ़ोर्स ऊपर से अप्लाई हो रही है। बेसिकली ये मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ़ोर्स एक साइड से आप पे अप्लाई हुई, आप राइट डायरेक्शन में भाग रहे थे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपका मोमेंटम जो था वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस लाइन की मदद से, और आप पे फोर्स एक एंगल पे अप्लाई हुई इस डायरेक्शन में। तो इस फोर्स ने क्या किया, इस फोर्स ने आपके मोमेंटम को इस डायरेक्शन में चेंज करने की कोशिश की। हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू अप्लाइड फोर्स के कानून के लिहाज से, कि फ़ोर्स अप्लाई होगी तो मोमेंटम में चेंज आएगा या फोर्स मोमेंटम में चेंज लाने की कोशिश करेगी। तो फोर्स ने मोमेंटम में इस एंगल पे चेंज लाने की कोशिश की, उससे क्या हुआ, एक्चुअली फोर्स ने जब वर्क किया तो फिर इसका मतलब है कि आपके जो मोमेंटम था उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ। अब ये इजाफा जो है वो बेसिकली कितना होगा, अगर हम यहाँ पे वेक्टर एडिशन मेथड इस्तेमाल करें तो ये जो मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है ये वो इजाफा है, डेल्टा पी से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं जो फोर्स ने इजाफा करने की कोशिश की। तो आपका नेट मोमेंटम अब क्या हो जाएगा, पी प्लस डेल्टा पी। अच्छा, अब आप गौर करें कि ये जो फोर्स ने इजाफा किया है ये आपके मोमेंटम के परपेंडिकुलर है। सही, आपको नज़र भी आ रहा है इस डायग्राम की मदद से। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये एंगल थीटा फाइंड आउट करें जो कि जिस पे के फोर्स अप्लाई हुई है और जिसकी वजह से हमारा मोमेंटम चेंज हुआ है, एक्चुअली आप इस तरफ जाते जाते नीचे की तरफ नहीं आना शुरू हो जाएंगे या इस साइड पे नहीं आना शुरू हो जाएंगे, आप बेसिकली इस डायरेक्शन में जो है वो चले जाएंगे। मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये था आपका इनिशियल मोमेंटम जिससे आप चल रहे थे, भाग रहे थे, फोर्स अप्लाई हुई तो आप चले गए इस साइड पे, ठीक है, यानी कि आप थोड़ा सा इस साइड पे आपका मोमेंटम हो गया। तो अब मैं आपके इनिशियल मोमेंटम को रेफरेंस के तौर पर आगे बढ़ाते हुए एक डॉटेड लाइन लगाता हूँ। तो फिर आपका मोमेंटम इस तरफ से इस तरफ अगर आया है तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली चेंज आया है, तो इसी वजह से इस तरफ आया। तो वो चेंज बेसिकली ये परपेंडिकुलर लाइन जो कि ऊपर भी आप देख रहे हैं डेल्टा पी परपेंडिकुलर से, ये वो चेंज है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि असल में ये एक्स्ट्रा मोमेंटम ऐड अप हुआ जिसकी वजह से आपका मोमेंटम हॉरिजॉन्टल की बजाय एक एंगल पे चला गया। ठीक है, यानी कि आप सीधे जाने की बजाय थोड़ा सा इस तरफ जो था वो हो गए। अच्छा, खैर, यह जो एंगल जिस पे फोर्स अप्लाई हुई है और जिस पे आपका मोमेंटम चेंज होकर नेट मोमेंटम बना है या जिस तरफ आप डिफ्लेक्ट हुए हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं
यही जो हमारे पास ये राइट ट्रायंगल बन रही है, आप जैसे कि देख रहे हैं, इसी राइट ट्रायंगल की मदद से यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप की मदद से, जो कि है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, हमारे पास परपेंडिकुलर है डेल्टा पी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय पी। तो इस इक्वेशन की मदद से हम अपनी डिफ्लेक्शन, अपनी डेरिवेशन, जो हम असल रास्ते से, सॉरी डेरिवेशन नहीं, डेविएशन, हम देख सकते हैं कि क्या हुई है। अच्छा, जैसे मैंने बात की थी कि अगर जो है वो आपका मोमेंटम ज़्यादा होगा तो फोर्स आपको कुछ ज़्यादा अनबैलेंस नहीं कर पाएगी, यानी कि आपके मोमेंटम में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं ला पाएगी। तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका जो लीनियर मोमेंटम है, ये जितना ज़्यादा होगा उतनी आपकी जो है वो स्टेबिलिटी कंडीशन ज़्यादा होगी। अच्छा, इस स्टेबिलिटी को क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये स्टेबिलिटी डायरेक्शन के अलोंग है, थीटा एंगल जो है वो डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, तो इस स्टेबिलिटी को हम डायरेक्शनल स्टेबिलिटी कहते हैं, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी। तो फिर जितना लीनियर मोमेंटम ज़्यादा होगा उतनी डायरेक्शनल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी एक्चुअल टॉपिक की तरफ, जो कि रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है, स्पिनिंग ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स, अच्छा चलें मैं अब यहाँ पे ना एक ऑब्जेक्ट जो है वो सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि रोटेट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम एक ऑब्जेक्ट ले लें, ये अपने इस पॉइंट पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, और अगर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग अपवर्ड होगा। सही। तो एक बात ये भी है कि ये फिक्स्ड नहीं है, ये पिवटेड नहीं है, जस्ट ये किसी भी पॉइंट पे अपने आप को स्टेबल रखते हुए रोटेट कर रहा है। जैसे कि एक स्पिनिंग टॉप की अगर हम बात करें, स्पिनिंग टॉप का आपको पता ही होगा, आम तौर पर बच्चे खिलौने के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो आपने भी शायद जो है वो इससे खेला होगा, जिसको हम आम लफ्ज़ों में लट्टू भी कहते हैं। तो ये स्पिनिंग टॉप जो है ये फिक्स नहीं होता, बल्कि अपने इस पिवट की मदद से सिर्फ सरफेस पे रोटेट कर कांटेक्ट बनाते हुए रोटेट करता रहता है। सही। अच्छा, तो अब अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और इसका एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब अगर इस स्पिनिंग टॉप पे किसी भी एंगल से कोई एक्सटर्नल टार्क अप्लाई होता है, कोई एक्स्ट्रा टार्क अप्लाई होता है, तो जैसे हमने ऊपर बात की, तो रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह टार्क जो है वो रोटेशनल एनालॉग है फोर्स का, यानी कि टार्क रोटेशनल मोशन में वही काम करेगा जो फोर्स लीनियर मोशन में करेगी। तो टार्क हमने अप्लाई किया, तो टार्क फिर क्या करेगा, इस जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, जो स्पिनिंग ऑब्जेक्ट है, इसके एंगुलर मोमेंटम में चेंज लेके आएगा। और बिल्कुल ऊपर वाली कंडीशन की तरह से यहाँ पे भी जो चेंज आएगा मोमेंटम में, वो इनिशियल मोमेंटम के या ओरिजिनल मोमेंटम के परपेंडिकुलर होगा। सही। और यहाँ पे भी जो चेंज आएगा और उस चेंज का यानी कि उसका डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर उसको देखें, थीटा अगर चेक करें, तो उसकी भी हम कैलकुलेशन बिल्कुल उसी तरह से कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर लीनियर मोमेंटम के केस में की। सही। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जब कोई टार्क अप्लाई होगा तो वो किसी भी स्पिनिंग ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन में, अब यहाँ पे बात डायरेक्शन की नहीं, यहाँ पे ओरिएंटेशन की आ जाती है, कितनी जो है वो चेंज लेके आएगा। ओरिएंटेशन से क्या मुराद है, देखें, अगर ये टॉप जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट था, सरफेस के साथ बिल्कुल स्ट्रेट स्पिन कर रहा था, ठीक है, फ़र्ज़ करें ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। तो टॉर्क क्या करेगा, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को जो है वो किसी एंगल पे बेंड कर देगा, यानी कि ये जो टॉप है ये तकरीबन हो सकता है कि इस एंगल पे बेंड हो जाए। तो हो सकता है आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया भी हो, लेकिन आपको तब जो है वो इस चीज़ का आइडिया ना हो कि ये बेसिकली एक साइड पे बेंड क्यों हो गया। इसलिए हो गया था कि आपने स्पिन करते हुए टॉप को छेड़ा, एक्स्ट्रा टॉर्क अप्लाई किया, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो था उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई और ये इस एंगल पे चेंज हो गई। ये एंगल वो थीटा है जो हमने देखना है, ठीक है। तो जो कि इस फार्मूले की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं कि एक स्पिनिंग ऑब्जेक्ट पे अगर एक एक्स्ट्रा टार्क अप्लाई होगा तो वो उसकी ओरिएंटेशन चेंज करेगा।
अच्छा, उसकी अगर यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अगर अगर एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा तो जो टॉर्क है वो फिर ओरिएंटेशन को कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ऊपर वो फोर्स वाले कंडीशन में जब हमने देखा था कि अगर लीनियर मोमेंटम ज़्यादा है तो फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा नहीं होगा, मोमेंटम ज़्यादा नहीं चेंज हो पाएगा। यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि अगर टॉप ज़्यादा स्पीड से रोटेट कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, तो स्पीड यहाँ पे एंगुलर स्पीड, तो फिर उसके एंगुलर मोमेंटम में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं आ पाएगा, उसकी ओरिएंटेशन कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हो पाएगी। यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है उसको हम देखें तो उसको हम ओरिएंटेशनल स्टेबिलिटी कहते हैं। ओरिएंटेशनल स्टेबिलिटी, ऊपर वाले केस में हमने डायरेक्शनल स्टेबिलिटी की बात की थी। तो फिर हम देखते हैं कि फिर जितना एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा, एंगुलर को जस्ट मैं शॉर्टली ANG से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जितना एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा उतनी ओरिएंटेशनल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो ओरिएंटेशनल स्टेबिलिटी है और एंगुलर मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट इसके साथ रिलेटेड है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम ओरिएंटेशनल स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम जो हम बात कर रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें जो हैं प्रैक्टिकली बहुत सारी जगहों पे अप्लाई होती हैं। तो उसमें फिर जो है वो देखा जाता है कि कोई भी स्पिनिंग ऑब्जेक्ट जो है वो अपने स्पिन की वजह से या अपने हाई एंगुलर मोमेंटम की वजह से अपने आप को स्टेबल रख पाता है एक्सटर्नल टॉर्क्स के अलोंग। इसकी एक बड़ी सिंपल सी मिसाल हम ले लेते हैं। आपने बाईसाइकिल तो यूज़ की होगी, बाईसाइकिल चलाते रहे होंगे या चलाते होंगे शायद अब भी। तो अगर आप बाईसाइकिल को स्टैंड से उतार कर जस्ट हाथ में पकड़ें और पकड़े पकड़े आप उसको छोड़ दें, तो जारी बात है वो किसी ना किसी तरफ गिरेगी, आप पे भी गिर सकती है, चोट लग सकती है। तो अच्छा, लेकिन अगर आप उसी बाईसाइकिल को थोड़ा सा पुश दे दें और पुश देकर छोड़ दें, तो वह बाईसाइकिल जो है वो फ़ौरन से नहीं गिरेगी, बल्कि थोड़ा सा फासला तय करेगी। रास्ता चाहे रोड जिस पे आपने उसको पुश दे के दिया है वो चाहे थोड़ा बहुत ख़राब भी हो, लेकिन फिर भी बाईसाइकिल जो है वो थोड़ी दूर तक चली जाएगी और थोड़ा आगे जाके गिरेगी। अगर आप ज़्यादा पुश देते हैं तो डेफिनेटली वो ज़्यादा दूर तक चली जाएगी। किस चीज़ ने उसको स्टेबल रखा? तो उसके जो व्हील थे उन्होंने वो क्योंकि रोटेट कर रहे थे, यहाँ पे हम देखते हैं कि वो रोटेट कर रहे थे, तो रोटेट करते हैं व्हील ने जो था वो उनको उस बाईसाइकिल को स्टेबल रखा, जिसकी वजह से वो बहुत दूर तक जो थी वो गिरे बगैर या सीधी रहते हुए चली गई। ठीक है, ये मैंने रफसी बनाई है, जैसी भी है, अब इसको आप बाईसाइकिल ही समझें। तो जैसे कि मैंने बात की कि हम अगर इसको जो है वो पुश दे के छोड़ेंगे तो फिर ये फ़ौरन से नहीं गिरेगी, थोड़ा सा फासला तय कर जाएगी। तो बेसिकली ये जो इसके व्हील थे, क्योंकि यही इसको यहाँ पे कांटेक्ट दे रहे थे सरफेस के साथ, तो ये क्योंकि अब रोटेट करने लग गए तो इनकी रोटेशन की वजह से इस बाईसाइकिल में स्टेबिलिटी आ गई और वो फ़ौरन से गिर नहीं गई। तो फिर यहाँ पे हमने देखा कि कैसे बाईसाइकिल, एक हमारा आम सा एक्सपीरियंस जो है वो कैसे फ़िज़िक्स के साथ रिलेटेड है और स्टेबिलिटी का स्पिन के साथ कैसे ताल्लुक़ है, हम आम अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ का मुशाहदा कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपने सुना होगा स्पेस शटल के बारे में। तो स्पेस शटल जो है ये बेसिकली स्पेसिफ़िक किस्म का जो है वो एक समझ लें कि क्राफ्ट या जहाज़ हम उसको कह सकते हैं। एग्जैक्टली जहाज़ की तरह से नहीं होता। तो इसको स्पेस में भेजा जाता है, इसके अंदर सैटेलाइट भी होते हैं, यानी कि सैटेलाइट को इनकी मदद से स्पेस में भेजा जाता है। और फिर इसके साथ साथ साइंटिस्ट जो हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो हैं, वो भी स्पेस में इसमें जाते हैं, इसी के अंदर। तो नीचे जो है वो रॉकेट होता है जो कि इसको पावर देता है। अब ये स्पेस शटल जो है, या एक स्पेस शटल की जगह स्पेस क्राफ्ट क्यों नहीं यूज़ किया जा सकता, यानी कि अगर एक हम जहाज़ कुछ इस तरह का या रॉकेट इस तरह का यूज़ कर लें,
कि जो बिल्कुल सीधा जो है वो स्पेस में चला जाए, उसकी जगह स्पेस शटल ही हम क्यों यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से होता है कि ये ना सिर्फ ऊपर जा रही होती है बल्कि साथ साथ ये रोटेट भी कर रही होती है। आप कभी देखिएगा किसी डॉक्यूमेंट्री में, किसी वीडियो में, या सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे किसी स्पेस शटल को मूव करते हुए, जब वो स्पेस की तरफ जा रही हो तो आपको पता चलेगा कि वो रोटेट कर रही होती है। उसका बेसिकली उसकी ये रोटेशन जो है उसको उसके पाथ में जो है वो उसकी ओरिएंटेशन को फिक्स करने में हेल्प आउट करती है। क्योंकि इन्वायरमेंट में जब एक ऑब्जेक्ट बहुत स्पीड से मूव कर रहा होता है तो इन्वायरमेंटल पार्टिकल्स जो हैं और साथ में जो हमारे पास एयर प्रेशर है वो डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करता है। तो अगर ये स्पेस शटल मूव रोटेट नहीं करेगी तो फिर उसका पाथ जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे भी स्पिनिंग और स्टेबिलिटी का आपस में जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। और स्पेस शटल के साथ हम बैलिस्टिक मिसाइल्स की अगर बात कर लें, बैलिस्टिक मिसाइल्स आप जानते हैं कि कुछ इस तरह के मिसाइल होते हैं जिनके साथ कोई रॉकेट अटैच नहीं होता, यानी कि जिनको सिर्फ पुश दे के छोड़ दिया जाता है। उनके पीछे से कोई गैसेस जो है वो एक्सपेल नहीं हो रही होती, उनको पावर नहीं मिल रही होती, जस्ट उनको ये चीज़ नहीं है, जस्ट उनको पुश देकर छोड़ दिया जाता है और वो अपने टारगेट पे जाके गिरते हैं। तो बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी जो है वो पुश इस तरह से दिया जाता है कि वो आगे की तरफ मूव करते हुए ना सिर्फ आगे की तरफ मूव करते हैं बल्कि साथ साथ वो अपने ही एक्सिस पर रोटेट भी करते जा रहे होते हैं, ताकि एयर जो है या विंड जो है उनकी डायरेक्शन को अफेक्ट ना करे। यानी कि यहाँ पे भी और स्पिन जो है वो ओरिएंटेशन को कंट्रोल करता है ताकि ऑब्जेक्ट जो है वो अपने पाथ से डाइवर्ट ना हो पाए मिसाइल। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने देखा कि स्पिन जो है वो ऑब्जेक्ट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। थैंक यू वेरी मच।